वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो क्वालकॉम सेमीकंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में है। क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये पार्ट है क्वालकॉम ग्रुप ऑफ कंपनीज का। इन्होंने भी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है, दैट इज क्वालकॉम सेमीकंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम। नाम से स्पष्ट है, मेंटरशिप देंगे, ये बताएंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर्स डेवलप किए जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप बेसिक बातें जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। एक होते हैं कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को इंश्योर करते हैं, दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर्स जहां से आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं देख पाते। सेमीकंडक्टर्स उनके बीच की इकाई होते हैं जहां पर हमें लिमिटेड मैनर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उन्हें इंश्योर करना होता है। तो कई से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके संबंध में जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो क्वालकॉम इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है सीडैक के साथ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ। इसके माध्यम से वो कुछ सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स को पिक करेंगे, उन्हें मेंटरशिप देंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे और उनकी इंडस्ट्रीज तक पहुंच बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि जो बड़ी एंटिटीज़ हैं, इकाइयाँ हैं, वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, मेंटरशिप दें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। प्रोग्राम का फीचर ये होगा कि इसमें 10 इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उन्हें पेयर किया जाएगा किसी अन्य कंपनी के साथ और फिर उन्हें मेंटरशिप दी जाएगी। मास्टर क्लास वर्कशॉप्स होंगी जहां उन्हें सिखाया जाएगा सेमीकंडक्टर्स के डिज़ाइन, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, पैकेजिंग। ये तो कुछ टेक्निकल पार्ट हो गया। जो नॉन टेक्निकल टॉपिक्स हैं उन पर भी उन्हें असिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि पिचेस, IPR, मार्केटिंग, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि वो अपनी प्रॉफिट को स्केल कर सकते हैं, ये सब जानकारी भी दी जाएगी। सीडैक जिसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है क्वालकॉम का। सीडैक एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक के तहत काम करती है, यानी कि मेटी के तहत। ये भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पर वो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट्स का डिप्लॉयमेंट या नए नए सोल्यूशंस निकालना, इसके संबंध में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इसे इंश्योर करने का काम सीडैक करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आहार फूड फेयर के बारे में है। हाल ही में अपेडा ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया। फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। यहां पर बेसिक फोकस रहा मिलेट प्रोडक्ट्स के ऊपर। 5 से 15 रुपए में अफोर्डेबल प्राइस पे आहार फूड फेयर में शोकेस किया गया कि हम जो कोर्स ग्रेन है उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा B2B इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अपेडा के साथ साथ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO भी इसमें शामिल रहा। यहाँ पे एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। ग्लोबल प्लेयर्स इसमें शामिल होते हैं, इस पूरे फेयर को विजिट करते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। मिलेट इन मिनट, अपेडा ने यहाँ पे मिलेट इन मिनट प्रोडक्ट्स को भी या उनकी वैरायटी को भी शोकेस किया, जो कि रेडी टू ईट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि उपमा, पोंगल, खिचड़ी, नूडल, बिरयानी। पैकेट में होगा, पानी में बॉयल करिए, खा लीजिए। उन्हें RTE यानी कि रेडी टू ईट मिलेट प्रोडक्ट कहा जाता है। इससे चूंकि आजकल दुनिया बड़ी तेजी से चल रही है, आपको जल्दी हेल्दी खाने को मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो मिलेट्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, आयरन और कैल्शियम के। सरकार ने 2018 के अप्रैल में इन्हें न्यूट्री सीरियल के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मार्च 2021 में ये कहा कि 2023 होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इस प्रकार के प्रश्न भी कई दफ़ा पूछ लिए जाते हैं, तो इनके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए, GI प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले भी इसी फेयर में किया गया। कई सारे GI प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिखाए गए, जैसे कि पंजाब का बासमती राइस, कर्नाटका का गुलबर्गा तूर दाल, महाराष्ट्र का सांगली रायसीन या कोल्हापुर जैगरी, मणिपुर का चाखाओ या कचाई लेमन और मिजोरम का जिंजर और चिली, सिक्किम का लार्ज कार्डमम, केरला का नवारा राइस, पोकली राइस या कैपट राइस, हिमाचल प्रदेश का काला जीरा या चुली ऑयल, वेस्ट बंगाल का गोविंदो भोग राइस, तुलाई पांजी राइस और बैंगलोर रसगुल्ला, राजस्थान का बीकानेरी भुजिया और उड़ीसा का कांधामल हल्दी। ये कई सारे GI टैग्स रहे जो शोकेस किए गए। GI टैग्स कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अपना ओनली PCS चैनल है, वहां पर मैंने एक GI टैग के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है। इनफैक्ट अभी आज ही मैंने रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस पर भी एक वीडियो बनाई है। इफ यू विश टू सी तो आप उसे भी देख सकते हो। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई दफा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हॉलमार्किंग के बारे में है। सेकेंड फेज जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग की है वो 1 जून 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगी। ये एप्लीकेबल होगी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट अमेंडमेंट ऑर्डर 2022 के तहत। हॉलमार्किंग के माध्यम से हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो गोल्ड या सिल्वर आर्टिफैक्ट हैं, ज्वेलरीज हैं, वो सही क्वालिटी के हैं,
उनमें जो गोल्ड की प्योरिटी है वो अच्छी है और जो मेटल है वो सही है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि गोल्ड में मिलावट ना की जाए या जो मेटल्स हैं उनमें मिलावट करके किसी व्यक्ति को ठगा ना जाए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इस बात को इंश्योर करता है कि गोल्ड और सिल्वर की हॉल मार्किंग करी जाए इंडिया में। और BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की हॉल मार्किंग करने के बाद उसमें 4 लेजर से निशान बना दिए जाते हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो गोल्ड प्योर है। इसके फर्स्ट फेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 256 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ऐसे व्यापारियों के लिए, ज्वेलर्स के लिए जिनकी इनकम 40 लाख के ऊपर हो एनुअल बेसिस पे। कुछ कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी और आइटम्स को इसके बाहर भी रखा गया था। जो सेकंड फेज है इसमें 20, 23 और 24 कैरेट के गोल्ड और आर्टिफैक्ट को शामिल किया गया है। 32 न्यू डिस्ट्रिक्ट को भी हॉल मार्किंग रिजीम के तहत लाया गया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री के बारे में है। ये रजिस्ट्री डिजिटल रजिस्ट्री है जिसे लाइव कर दिया गया है 1 मई से। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम उसे मैनेज कर पाएंगे। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। नोडल एजेंसी है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर यानी कि NLDC। इसे ऑपरेट किया जा रहा है पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन बेसिकली लिमिटेड यानी कि पोसोको के द्वारा। देखिए, सभी स्टेक होल्डर्स इसे एक्सेस कर पाएंगे। ओपन एक्सेस पार्टिसिपेंट जो हैं, ट्रेडर्स, पावर एक्सचेंज या नेशनल, रीजनल, स्टेट, लोकल जो डिस्पैच सेंटर्स हैं वहां से भी इसे एक्सेस किया जा सकेगा। इससे हम दुनिया की क्या बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करनी चाहिए बेसिकली हमें। तो जो भारत में जो भी हमारा डिस्कॉम का पूरा सिस्टम है उसे हम एक तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे और जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें आसानी से, पेमेंट का एक मतलब प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है, तो इंटरस्टेट शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शंस भी किए जा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम के बारे में। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हाल ही में 6000 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा लिए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। जो उनका एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है या स्कीम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। नाम से समझ में आ रहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट को सेंटर बना देंगे जहां से हम एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्यों को अपना हिस्सा देना होगा। स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। ये जो भारत की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका भी हिस्सा है। इसके माध्यम से हम जो 200 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में, वहां पे प्रोड्यूसर्स को मदद करेंगे कि एक तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया कर लें, दूसरा उनको फॉरेन बायर्स मिल जाएं, तभी तो एक्सपोर्ट होगा ना, नहीं एक्सपोर्ट कैसे होगा। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ही ली है। जो स्कीम है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज भी बनाई जाएंगी, जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बनाई भी जा चुकी हैं। वो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में है। सेबी ने भी हाल ही में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड है उसे थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। ये रिलैक्सेशन 30 जून तक एप्लीकेबल रहेगा, मतलब अब उनके जो लॉक इन पीरियड होगा वो 30 दिनों का होगा। अगर वो कोई भी इशू खरीद रहे हैं, जो इशू मतलब सिंपली शेयर्स या IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसकी कीमत 10 करोड़ के ऊपर है, तो लॉक इन पीरियड 30 दिन का होगा। इन जनरल देखिए जो लॉक इन पीरियड होता है वो 30 दिनों का ही होता रहा था पहले भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ समय पहले इसे थोड़ा टफ बनाया गया था और जो लॉक इन पीरियड है वो 90 दिनों का कर दिया गया था। अभी हाल ही में उन्होंने इसे वापस से रिलैक्स करके 30 दिन किया है। अब ये 30 दिन 90 दिन क्या मामला है, इसके पहले आपको समझना होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स होते कौन हैं। एंकर इन्वेस्टर्स हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो सीधे सीधे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनके पास पैसे का एक पूल होता है जो अलग अलग सोर्सेज से आता है, उसे वो किसी IPO में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है, वो भी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ही होता है। यहाँ पे जब भी कोई IPO पब्लिक किया जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग उन IPOs में शेयर्स को खरीदते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स उन IPOs को खरीदना शुरू कर देते हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स इन IPOs में अपना पैसा लगा देते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये कंपनी मतलब ठीक ठाक करेगी, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा डाल रहे हैं। आखिर हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा, इसके लिए जरूरी है ना कि हमसे पहले ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें अपना पैसा डालें। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो IPO में अपना पैसा डालते हैं, बेसिकली वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं यानी कि QIB,
जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही होते हैं। वैसे ही एंकर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनके पास पैसे का एक पूल होता है जो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके संबंध में कुछ रेगुलेशंस होते हैं सेबी के। बेसिकली मामला ये होता है कि अगर ये खूब सारा पैसा डाल के किसी आईपीओ को खरीदेंगे और वापस से उसको बेच देंगे, तुरंत ही बेच देंगे, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल ना रहे, बल्कि अगर किसी क्यूआईबी ने, जैसे कि एंकर इन्वेस्टर ने अपने पैसे डाले हैं किसी शेयर में, तो वो पैसा कुछ समय तक उस आईपीओ में रुके, इससे मार्केट स्टेबल बनता है। एंड दैट इज रीजन कि ऐसे पैसे जब इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब जो भी एंकर इन्वेस्टर है उसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट करने ही होते हैं। इन दैट केस उनके लिए एक लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप 30 दिनों तक अपने पैसे नहीं निकाल सकते, आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। कभी कभी इसे बढ़ा देते हैं, 60 दिन कर देते हैं, 90 दिन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। तो अभी कुछ समय पहले इसे 90 डेज किया गया था, वापस से घटा के 30 दिन कर दिया गया। मतलब आपने आईपीओ में पैसा लगाया है तो 30 दिन तक आप उसे बेच नहीं सकते, उसे अपने पास रखना होगा। 30 दिन के बाद बेचना है तो बेचिए। अब इसका फायदा क्या होता है? अगर मुझे किसी कंपनी का आईपीओ खरीदना है और मुझे पता चल गया कि कुछ एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा डाल दिया इस आईपीओ में, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये एंकर इन्वेस्टर तो समझदार है ना, ये किसी ऐसी कंपनी में तो अपना पैसा डालेंगे नहीं जो नुकसान वाली हो। तो जब ये एंकर इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा डाल देते हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे और आपके जैसे लोग, उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो इस कंपनी का आईपीओ बढ़िया है, खरीद लेते हैं। फर्दर ये प्राइस डिस्कवरी भी करवाता है। इससे पता चल जाता है कि आखिर ये आईपीओ कितना ज्यादा प्राइस ले सकता है। जितने ज्यादा एंकर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, मतलब वो आईपीओ उतना ज्यादा स्ट्रांग है। कोटा होता है बेसिकली कि कितना एक क्यूआईबी ले सकता है। जैसे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, सपोज करिए कि वहां पर पहले देखिए यूजुअली क्या होता है कि 30% के ऊपर एंकर इन्वेस्टर्स को या बाकी के क्यूआईबीज को अलाउ नहीं किया जाता। कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है, तो वहां पर 50% तक कोटा बना देते हैं कि चलो 50% तक जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो खरीद लें। लेकिन जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ओवरऑल कोटा डिसाइड किया गया है, उनमें नॉर्मली 60% हम एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोल देते हैं कि चलो 100 शेयर्स अगर खरीद सकते हैं क्यूआईबीज, तो उनमें से 60 एंकर इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। तो सर्टेन कोटा लगा दिया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि सारा आईपीओ यही खरीद के बैठ गया और किसी को मिला ही नहीं। तो ये सारा मामला एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है। आरबीआई ने अभी हाल ही में राजीव रंजन जी को एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे नॉमिनेट कर दिया है एमपीसी में। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसमें 2016 में संशोधन किया गया था फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। सेक्शन 45ZB ऐड किया गया था, जहां पे 6 मेंबर्स के एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठन की बात की गई थी। कमेटी को फॉर द फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट किया गया था 26 सितंबर 2016 को। एमपीसी का बेसिक फंक्शन होता है एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन सबको डिसाइड करना। ठीक है, 6 मेंबर्स की बॉडी होती है जिसमें 3 लोग आते हैं गवर्नमेंट की ओर से और 3 आरबीआई की ओर से। तो जो 3 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो सकते, वो केवल एक्सपर्ट होंगे इकोनॉमी के, ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। डिप्यूटी गवर्नर जो आरबीआई के होते हैं वो इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्दर जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी मेंबर के तौर पे नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई की ओर से। मेंबर्स का टर्म होता है 4 साल का, डिसीजन मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है। आरबीआई के गवर्नर इस पूरी मीटिंग को या कमेटी को चेयर करते हैं। उनके पास कोई वीटो पावर तो नहीं होता। फर्दर अगर टाई का मामला आता है तो उनके पास वोटिंग राइट हो जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में है। 1500 का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है पंजाब की सरकार ने अगर कोई किसान डीएसआर फॉलो करता है, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अगर आप गांव से संबंध रखते हैं और आपने कभी भी धान की खेती देखी हो तो आपने देखा होगा कि पहले सैपलिंग्स लगाए जाते हैं, मतलब धान को एक छोटे से एरिया में बिखेर के उसके पौधे तैयार किए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसे बेहन डालना कहा जाता है। जब ये छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो इनको उखाड़ के इनके गट्ठर बनाए जाते हैं और फिर एक पूरे खेत को तैयार करके उसमें पानी डुबो दिया जाता है और फिर लगते हैं कई सारे मजदूर जो इस प्लांट के एक एक हिस्से को बिल्कुल लाइन से जमीन में धंसाना या फिर गाड़ना शुरू कर देते हैं या उसे प्लांट करना शुरू कर देते हैं। इसे इस क्रम से लगाया जाता है कि 2 प्लांट्स के बीच में जगह बनी रहे। यह मेथोडोलॉजी काफी पॉपुलर है, जहां पर हम राइस सैपलिंग्स को सो करते हैं। अच्छी उपज भी होती है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। नर्सरीज को प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर बहुत सारे मजदूर लगते हैं जो इसके बाद 25 से 35 दिन के बाद उसे वापस से खेत में लगाते हैं। अगर हम सीधा खेत में जो तैयार करने के बाद सीड्स हैं बिखेर दें तो उससे फायदा होगा। हमें अच्छी उपज हो सकता है तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम मिले, लेकिन खर्चा बहुत कम हो जाएगा। जो वहां पर वीड्स होते हैं उन्हें किल करने के लिए हम केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के खेतों में पानी डुबोया जाता है। इसका एक फायदा ये होता है कि जो घास खरपतवार होती है वो उस पानी के भीतर सड़ जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाता।
तो खेत साफ रहता है, धान की उपज अच्छी होती है। अगर आप पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बेसिकली वीड्स होते हैं ज़्यादा उगेंगे, तो हम केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करके इन्हें क्योर कर सकते हैं। हम पानी की बचत करेंगे, कम लेबर रिक्वायर्ड होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी और मीथेन का एमिशन भी कम होगा। तो कई सारे फायदे हो जाएंगे अगर इस तरीके से राइस उगाते हैं तो। राइस एक स्टेपल फूड है जो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद करती है। खरीफ की फसल है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री के सेल्सियस के आसपास का, और ह्यूमिडिटी भी। पानी तो चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश चाहिए होती है। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पर भी इरीगेशन की मदद से धान उगा लिया जाता है। भारत में जो भी कल्टीवेशन होता है उसका 1/4 राइस का कल्टीवेशन होता है। कुछ बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर फसल कम उगाई जाती है लेकिन यील्ड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला। चाइना के बाद इंडिया राइस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया था 2019 में, पिछले 5 सालों में किसने दुनिया में राइस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया? सही जवाब था बी, यानी कि इंडिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में यानी कि पीएमआई में ये निकल के आया कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ा है। जहां ये मार्च में 54 था यानी कि 54, वो अप्रैल में 54.7 हो गया है। अगर ये स्कोर 50 के नीचे जाता है तो चिंता की बात होती है, मतलब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। अगर स्कोर 50 के ऊपर है तो ठीक है। ये स्कोर जितना ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब मार्केट उतना ज़्यादा पॉजिटिव है। 50 के ऊपर रहे तो बेहतर है। IHS मार्केट ये दुनिया की 40 इकोनॉमीज को इवेल्युएट करते हैं। ये एक प्रकार का परसेप्शन इंडेक्स है जहां पे हम परसेप्शन नोट करते हैं। परसेप्शन किसका? 400 जो लीडिंग कंपनीज होती हैं उनके जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, CEOs होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, सर्वे किया जाता है, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेट हो रहा है, आपको टेंडर्स कैसे मिल रहे हैं, वेयर हाउस में आपका स्टोरेज कितना है। ऐसे सवाल पूछकर ये पता करने का प्रयास किया जाता है कि उनका जो मार्केट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उनका सामान जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा बिक रहा है या कम बिक रहा है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूं, जैसे शुरू में हमने कहा कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया और फिर हमने कहा कि इसे IHS मार्केट निकालता है, तो IHS मार्केट बेसिकली पार्ट है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल का, S&P ग्लोबल का। सर्वे बेस्ड मेजर है, जैसे बताया कि मैंने 400 जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका परसेप्शन लिया जाता है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। जो PMI है वो इंफॉर्मेशन देता है वर्तमान में और फ्यूचर में बिजनेस कंडीशन का, जो डिसीजन मेकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए। ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग तैयार करते हैं। 0 से 100 के बीच का स्कोर होता है। 50 से ऊपर का मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है, 50 से कम का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर पिछले महीने का स्कोर ज़्यादा था, इस महीने का कम आया, मतलब कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चिंता की बात है। हर महीने कलेक्ट करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही अच्छा सा इंडिकेटर माना जाता है। 2008 में प्रश्न आया था S&P 500 किससे संबंधित है? सही जवाब इसका डी था। आर्टिकल PM मित्र पार्क स्कीम के बारे में है। हाल ही में इस संबंध में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसे आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, एंड दैट इज द रीजन कि ये PM मित्र पार्क स्कीम न्यूज में आई। जानते हैं इसके बारे में। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क स्कीम, इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। तो ये तो आपको बेसिकली ध्यान रखना ही है कि पूरा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है। PM मित्र पार्क जो है ये बेसिकली जो हमारा SDG 9 है उसे पूरा करने की कोशिश करता है, जिसमें सभी देशों के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो रिजिलिएंट इंफ्रा तैयार करें जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता हो और इनोवेशन को बढ़ावा देता हो। मतलब एक ऐसा इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म जिसमें हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो रहा हो। तो PM मित्र पार्क के माध्यम से हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। 5F का विजन है इसमें, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। 5F आपको यहां पे मिल रहे होंगे। इस पार्क को डेवलप किया गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से, जिसे ओन करेंगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। मतलब यह है कि प्राइवेट एंटिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फीचर में बिल्कुल साफ है, इन पार्क्स में हमें वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसके माध्यम से हम ना केवल कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट कर सकें जो वर्तमान में बढ़िया और सस्ती टेक्नोलॉजीज हैं, बल्कि हम लोकल इन्वेस्टमेंट और FDI को भी बढ़ावा दे सकें टेक्सटाइल सेक्टर में। जो PM मित्र पार्क है वो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है सभी टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स को कि वो आपस में खुद को इंटीग्रेट करें। जैसे कि टेक्सटाइल में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग या डाइंग या फिर प्रिंटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। इन सभी लोगों को हम एक ही लोकेशन पर स्टैब्लिश कर दें, एक ही पार्क में, एक ही जगह पे, ताकि पूरा प्रोसेस बहुत तेज हो जाए। उम्मीद है कि इससे 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहां पर हम बात पर पार्क के बेसिस पे कर रहे हैं।
हर पार्क इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की क्षमता रखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अभी चेयर किया एक मीटिंग को। ये मीटिंग थी नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की। विज्ञान भवन में मीटिंग हुई। ये एपेक्स कमेटी ओवरसी करती है इस पूरे प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट सागरमाला 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि भारत में एक बढ़िया सा पोर्ट डेवलपमेंट हो। जो 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है भारत में, वहां पे पोर्ट्स को हम मॉडर्नाइज करें, उनका मैकेनाइजेशन करें और कंप्यूटराइजेशन भी करें। सागरमाला प्रोग्राम भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, उसकी सप्लाई चेन को बेटर करके उसे कम करने का प्रयास करता है। फर्दर ये इंडिया के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को 110 मिलियन तक बढ़ा सकता है 2025 तक, और 10 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है, जिसमें 4 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स होंगी। तो ये तो मामला रहा सागरमाला प्रोजेक्ट का। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन के बारे में है। इस समय इस मामले को लेकर काफी ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, क्योंकि इंडियन रुपी काफी ज्यादा डीवैल्यू कर चुका है। यहां पर आपको अब $1 खरीदने के लिए 77.44 रुपीज देने होंगे, जो पहले कम हुआ करता था। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? करेंसी डेप्रिसिएशन बेसिकली करेंसी की वैल्यू में गिरावट होती है, जहां पर एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि मार्केट डिसाइड करता है कि वैल्यू क्या होगी किसी भी करेंसी के अगेंस्ट में। सपोज करिए कि पहले आपको $1 खरीदने के लिए 75 रुपए ही देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको $1 खरीदने के लिए 77.44 रुपीज देने पड़ रहे हैं। मतलब अब रुपया कम वैल्यूएबल हो गया, तभी तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। डॉलर तो एक ही मिल रहा है, तो रुपये डेप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब वो कम वैल्यूएबल हो गया। अब यहां पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे वही बात है कि $1 को लेने के लिए मान लीजिए पहले आपको केवल 70 रुपए देने पड़ते थे और अब 77 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो मतलब वैल्यू गिर गई है। क्या इंपैक्ट होता है? डबल एज स्वॉर्ड होता है ये। इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर जाए तो उसका एक फायदा तो ये होता है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़िया हो जाता है, मतलब इससे एक्सपोर्ट को फायदा होता है। एक्सपोर्ट को क्या फायदा होगा? जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बाहर से डॉलर्स मिलते हैं। अब वो डॉलर जब इंडिया में आएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक व्यक्ति कोई सामान 1 यूनिट बाहर एक्सपोर्ट करता था, वहां से उसे $1 मिलता था, और जब वो उसे देश के भीतर लेके आता था तो उसे 70 रुपए मिलते थे। लेकिन अब वही सामान वो बाहर एक्सपोर्ट करता है, अभी भी उसे $1 ही मिलते हैं, लेकिन जब वो उसे देश के भीतर लेके आता है तो उसे 77 रुपीज मिल जाते हैं। अब उससे ज्यादा फायदा होगा ना, वो कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। तो जब रुपी डेप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि तब एक्सपोर्टर्स कोशिश करते हैं ज्यादा एक्सपोर्ट करने को लेकर। लेकिन इसका नुकसान होता है इंपोर्ट पर। इंपोर्टेड आइटम्स में इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें जो अमाउंट पे करना होगा, सपोज करिए कि हमें $1 पे करना था, पहले हम 70 रुपए ले जाते, $1 मिल जाता और पे कर देते, लेकिन अब हम 77 रुपीज लेकर जाएंगे तब हमको $1 मिलेगा। मतलब जो हमारा इंपोर्ट है वो महंगा हो गया। इंपोर्ट तो हम बहुत सारा करते ही हैं, तो रुपये डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है। हर देश चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन ये फायदा तब मिलेगा जब चीजें थोड़ी स्टेबल हो। अगर दुनिया अनसर्टेनिटी फेस कर रही है और दुनिया में डिमांड है ही नहीं, प्लस आप बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर भी नहीं पाते हो और आप इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ज्यादा हो, तो अगर रुपया डेप्रिशिएट करता है तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। अभी रशियो यूक्रेनियन वॉर चल रहा है, कोविड-19 से ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरीके से रिवाइव कर नहीं पाई है, डिमांड बहुत अच्छी दुनिया में है नहीं। इन दैट केस हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा तो हो नहीं पाएगा, तो डिप्रिशिएशन का हमें ज़्यादा फायदा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। लेकिन जो आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं वो हम करेंगे ही, तो इससे हमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हालांकि अगर हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएं तो इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन में अंतर क्या होता है? डिवैल्यूएशन वो डेप्रिशिएशन है जो जानबूझ के किया जाता है। जैसे डेप्रिशिएशन बेसिकली मार्केट इकोनॉमी में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिक हो जाता है सिचुएशन के बेसिस पे। लेकिन अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के माध्यम से ऐसा किया जाए कि जानबूझ के रुपए को डिप्रिशिएट करवा दिया जाए, तो वो डिवैल्यूएशन हो जाता है। दोनों के होने के तरीके में अंतर है। बाकी देखिए, जब कोई फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे गवर्नमेंट का से होता है एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करने में, तो वहां पर सिचुएशन डिवैल्यूएशन की होती है। और जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहां पे मामला डेप्रिशिएशन का होता है। तो दोनों का इफेक्ट तो सेम ही होता है। जैसे इंडिया में भी 1993 के पहले जो एक्सचेंज रेट था वो एडमिनिस्टर किया जाता था, तो उस समय जो एक्सचेंज रेट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के माध्यम से प्रभावित किया जाता था। चाइना अभी भी इस पॉलिसी को ऑप्ट करता है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी को स्लाइड यानी कि उसकी वैल्यू को गिरते हुए देखकर क्या आरबीआई नहीं करती है? यहाँ पर देखिए, डी इसका ऑप्शन है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं ऑप्ट की जाती, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आप मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाते हैं, और अगर मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा तो रुपया और भी ज़्यादा डीवैल्यू होगा। तो ये नहीं किया जाता, बाकी तीनों किए जाते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इनफैक्ट सिर्फ इसके नहीं, कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन सभी ने अपने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो तीनों न्यूज में आए, तीनों के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कर पाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 18 से 70 साल के लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साल में सिर्फ 12 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, दैट टू ऑटोमेटिकली, और इसके बदले में आपको मिलता है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवरेज, या फिर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे भी 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 1 लाख रुपए मिलेगा अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की है, या कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो प्रावधानों के अकॉर्डिंग ये इंश्योरेंस देना चाहती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 2015 में ही आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव है। 18 से 50 साल के लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए मामला जो फंसता है वो एलिजिबिलिटी का फंसता है, वहीं कंफ्यूजन भी होती है। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें 18 से 70 साल तक के लोग एलिजिबल हैं। दूसरा जब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें 18 से 50 साल के लोग एलिजिबल होते हैं। जबकि अगर आप तीसरे पे आएंगे, दैट इज अटल पेंशन योजना, तो इसमें केवल 18 से 40 साल के लोग ही एलिजिबल होते हैं। तो बिल्कुल रिड्यूस होता जा रहा है। यहाँ पे 18 से 70, नेक्स्ट में 18 से 50 और उसके बाद 18 से 40। तो देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 330 रुपए पर एनम का होता है, बैंक अकाउंट से कट जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है इस इनिशिएटिव को। तो 2 लाख रुपए 1 साल के लिए आपको कवर मिल जाएगा। किसी भी कारण से अगर किसी की मृत्यु होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या अदर लाइफ इंश्योरेंस भी इसे दे सकते हैं अगर वो प्रावधानों को फॉलो करते हैं तो। अटल पेंशन योजना एडमिनिस्टर किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसी के तहत इसे इंप्लीमेंट करते हैं। एलिजिबिलिटी वही है 18 से 40 साल की। यहाँ पे मिलती है 60 साल के बाद पेंशन, उस बेसिस पर कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 की हो सकती है। 60 साल के बाद ये मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी आप पैसा पे करते हैं उसका 50% अमाउंट सरकार भी पे करती है, लेकिन वो मैक्सिमम 1000 हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। फर्दर जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करता है उसके बाद उसके स्पाउस को ये जो पेंशन है वो मिलने लग जाती है। इसके बाद सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो 8.5 लाख रुपीस जो नॉमिनी होते हैं वो उनको मिल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेपो रेट के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक ऑफ साइकिल मीटिंग में जो रेपो रेट है उसे 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया इमीडिएट इफेक्ट से। पहले जो रेपो रेट था वो 4 का था और अभी वो 4.40% का है। ये जो चेंज है ये देखिए 4 मई को हो गया था। एक्चुअली में अभी हाल ही में इस पर द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, उन्होंने उसमें रेपो रेट के बारे में बड़ा विस्तार से बात करी थी और रेफरेंस उन्होंने भी 4 मई की इसी जो चेंज है ऑफ साइकिल मीटिंग है उसी का लिया था। दैट्स वाई ये अगेन न्यूज में आया तो हमने इसे यहाँ पे रख लिया। रेपो रेट जिसे रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। अगर बैंक्स को ओवरनाइट मनी चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक है, बैंक को पैसा चाहिए तो वो किसकी ओर जाएंगे? आरबीआई की ओर जाएंगे। आरबीआई से जब वो पैसा लेंगे, अमाउंट लेंगे या रुपी लेंगे, इसके बदले में उन्हें कोलैटरल के तौर पे कुछ देना होगा। तो बैंक कोलैटरल के तौर पे आरबीआई को देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने भर से तो आरबीआई उनको पैसे दे नहीं देगी, इसके लिए उन्हें कुछ ब्याज भी चुकाना होगा। तो बैंक जो भी पैसा आरबीआई से लेगा उसके लिए वो आरबीआई को कुछ ब्याज चुकाएगा। अब वो ब्याज कितना होगा जो बैंक आरबीआई को चुकाएगा, वही है रेपो रेट। रेपो रेट जो रेट होता है वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है जिसके बेसिस पे बैंक्स को आरबीआई को ब्याज चुकाना होता है, इंटरेस्ट चुकाना होता है। रेपो रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा बैंक्स उतना ज्यादा डिसइंसेंटिवाइज होंगे आरबीआई से पैसे लेने को लेकर। अब जब आरबीआई से बैंक को पैसा मिलेगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक लोन देगा फर्दर, और ये पैसा चला जाएगा कहां? मार्केट में। मार्केट में जब पैसा ज्यादा होता है तो आपको पता है कि रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो पहला टूल ये होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जाए, मार्केट में पैसा कम पहुंचे। मार्केट में पैसा अगर कम पहुंचाना है तो इसके लिए जरूरी होगा कि बैंक आरबीआई से कम उधार ले। बैंक आरबीआई से उधार कम लेना शुरू कर देगा अगर आरबीआई अपने ब्याज की दर बढ़ा दे, और वो ब्याज की दर क्या है? रेपो रेट। तो जब भी मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, तो बैंक्स डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं आरबीआई से पैसे लेने को लेकर, और तब मार्केट में रिजल्टेंट फॉर्म में मनी सप्लाई गिर जाती है।
इसके जरिए इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। तो रेपो रेट एग्जैक्टली क्या है वो आपने इस ग्राफ के माध्यम से समझ ही लिया। ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फंड्स की पूरी करता है बैंक्स की, जहां पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से कुछ पैसे ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। रेपो रेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, जहां पे वो इसके माध्यम से इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये की बेंचमार्क होता है जिसके माध्यम से जो बैंक्स एंड ऑल होते हैं वो अपने लोन के रेट्स डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, ये मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के तौर पे काम करता है बिकॉज इसके माध्यम से लिक्विडिटी और फंड्स की जो स्थिति है उसे आरबीआई रेगुलेट कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाए यानी कि कम कर दिया जाए तो बैंक्स इंसेंटिवाइज होंगे, उनको फायदा मिलेगा कि वो अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को दें और ज्यादा पैसे आरबीआई से ले लें, और फिर वो पैसा मार्केट में जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और उसका उल्टा, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो फिर बैंक्स डिसइंसेंटिवाइज होते हैं पैसे उधार लेने को लेकर, और इसके रिजल्ट इन मनी सप्लाई गिरती है। तो ये तो मामला रेपो रेट का हो गया। आर्टिकल नाविक ग्रैंड चैलेंज के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में नाविक ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया। इसे लॉन्च किया गया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के दौरान। इस चैलेंज के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे इस नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, देखेंगे इनका क्या काम है। देखिए, नाविक हमारा अपना खुद का जीपीएस है, आप कह सकते हो जीपीएस जैसा ही एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से कुल मिला के जियो पोजिशनिंग सिस्टम है जो इंडिया ने इंडिजिनियसली अपने लिए तैयार किया है। तो जो नाविक ग्रैंड चैलेंज है इसके माध्यम से हम प्रमोट कर रहे हैं कि जियो पोजिशनिंग सॉल्यूशन के तौर पे जो अभी तक पॉपुलरली जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता रहा है उसकी जगह पे अब नाविक का इस्तेमाल किया जाए। इसके तहत हम डिजिटली आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ये जो एप्लीकेशंस हैं इस ग्रैंड चैलेंज के लिए कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये अपनी एग्जाम के बहुत काम की नहीं है। अब देखिए एनएसएसी का क्या काम है। एनएसएसी को, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, इसे कंस्टिट्यूट किया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के तहत। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम इनोवेशन को नर्चर कर पाएं और स्टार्टअप्स को भारत में बढ़ावा दिया जा सके। इसके माध्यम से देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, जो चैलेंज है, इसके माध्यम से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ऐसे ड्रोन्स बनाने वाले स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करें जिनके ड्रोन्स नाविक इनेबल्ड हैं, जो जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नाविक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस काउंसिल की कॉम्पोजिशन की बात करें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एनएसएसी की मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे चेयर करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसके कन्वीनर होते हैं। नॉमिनीज आते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज से और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट भी करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में है। डायमंड्स जो काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं, उन्हें लैब में भी बनाया जाता है बिल्कुल उसी प्रक्रिया से जैसे वो ज़मीन के भीतर बनता है, अर्थ में बनता है। वही परिस्थितियां अगर पैदा कर दी जाएं तो डायमंड को लैब में भी बनाया जा सकता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग करी जो लैब ग्रोन डायमंड्स डेवलप करते हैं, बनाते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? इन्हें लैब में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया जाता है। ये मैन मेड डायमंड्स होते हैं। ऐसा करते वक्त हम केमिकली या देखिए इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जो अर्थ के भीतर होती है जिसके तहत डायमंड्स बनते हैं। ये केमिकली, फिजिकली और ऑप्टिकली बिल्कुल ओरिजिनल डायमंड्स जैसे ही होते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। प्रोसेस देखिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्निक का इस्तेमाल चाइना में किया जाता है। केमिकल वेपर डिपोजिशन सीवीडी का इस्तेमाल यूएसए और इंडिया में किया जाता है। बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, लैब में लेकर जाते हैं, 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिसके बाद कार्बन की लेयर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं एक बेसिक कार्बन के सीड के ऊपर, और धीमे धीमे ये वही प्रक्रिया हो रही होती है जो जमीन में सैकड़ों सालों में होती है, हजारों सालों में होती है, वही हम लैब में महज कुछ हफ्तों में कर देते हैं। तो 5 से 7 हफ्तों का समय लगता है और वो डायमंड बिल्कुल उसी प्रक्रिया से तैयार हो जाता है जैसे वो जमीन के भीतर होता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल तरीका होता है डायमंड को बनाने का। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी इंडस्ट्री, कंप्यूटर चिप्स और सैटेलाइट्स और 5G नेटवर्क्स में किया जाता रहा है। भारत लैब ग्रोन डायमंड्स को एक्सपोर्ट करता है यूएसए, हांगकांग, यूएई, इजराइल और बेल्जियम को। जो भी हम लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते हैं उनमें 67% यूएसए चला जाता है और उसके बाद हांगकांग 14% के शेयर पे रहता है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के बारे में है। सरकार ने अभी हाल ही में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उन्हें अप्रूव कर दिया है। ना केवल अप्रूव किया बल्कि अपने टारगेट को प्रीपोन भी कर दिया है या एडवांस भी कर दिया है। जैसे होता ये है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड कर देते हैं या फिर मिक्स कर देते हैं। चूंकि एथेनॉल तो हम अपने यहाँ ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उससे हमारा फॉरेक्स बाहर जाता है। लेकिन अगर हम उसमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर ले जाएं तो हम जो इंपोर्ट करते हैं वो 20% तक रिड्यूस हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमने टारगेट तैयार किया कि हम इसे गैसोलीन के साथ ब्लेंड करेंगे और गैसोलीन के साथ 20% की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसका टारगेट पहले 2030 का था, जिसे हमने अभी एडवांस करके 2025-26 कर दिया है कि हम इसी ड्यूरेशन में ये 20% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। एथेनॉल की बात करें, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है जिसे अगर जलाया जाए तो ये हीट जनरेट करता है और किसी इंजन को पावर दे सकता है। जो एथेनॉल है इसे हम सुगर केन, मोलासेस जो भूसी होती है, मीज, मक्का, यहां से निकाल सकते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इकॉनमी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो इन चीज़ों की तो बहुतायता है। इस दौरान अगर हम यहाँ से एथेनॉल निकाल पाते हैं और हम इसे पेट्रोलियम में ब्लेंड कर पाएं तो जो हमारा फॉरेक्स बाहर जाता है या जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो थोड़ा बहुत कम तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि किसी व्हीकल के इंजन को पावर देने के लिए हमें ज्यादा एथेनॉल की जरूरत पड़ती है कंपैरिजन टू पेट्रोलियम या फिर पेट्रोल। इसके अलावा ये बाई प्रोडक्ट्स भी रेसिड्यू के तौर पे निकालता है। इससे होगा ये कि ये किसी भी व्हीकल के इंजन को कोरोड या डैमेज कर सकता है। इसीलिए आप एक सामान्य पेट्रोल इंजन में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें उस इंजन में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि उस इंजन की इफिशियंसी या यूजेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अगर हम ये बदलाव करते हैं कि हम पेट्रोल में 20% की ब्लेंडिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स हैं उसमें भी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चेंजेस करने होंगे। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की बात करें, सन 2000 में इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इसके प्रोग्राम को लॉन्च किया, जहां पे प्लान ये था कि हम पेट्रोल में 5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। हालांकि 2013-14 तक हम महज 1.5% की ब्लेंडिंग को ही इंश्योर कर पाए थे। 2020 में इंडिया ने अनाउंस किया कि हम 10% ब्लेंडिंग का टारगेट 2022 के एंड तक पूरा करेंगे और 20% का 2030 तक। सेंटर ने 5% ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 तक बायोडीजल का डीजल में भी रखा है। ये जो 30% का 2030 तक 20% का टारगेट था, इसे ही अभी घटा के 2025-26 कर दिया गया है। तो इस लिहाज से भी ये न्यूज़ में है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 के बारे में है। ये एक रिपोर्ट है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में रिलीज किया। इसमें यह कहा गया कि हमें बहुत ही अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में होने चाहिए। हमें चाहिए एक रेजिलिएंट एनर्जी ट्रांजिशन। जो हम फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे ग्रीन एनर्जी पे खुद को लेकर जाएं और ये ट्रांजिशन तेज होना चाहिए। जैसे धीमे धीमे हो रहा है, इससे बात बनेगी नहीं। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये एक एनुअल कंट्री बेंचमार्किंग रिपोर्ट है। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का डेटा होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है और उसी की बेसिस पे रिकमेंड किया जाता है कि आखिर जो भी ट्रांजिशंस होने हैं एनर्जी को लेकर वो कितनी तेज और कितने बेहतर तरीके से होने चाहिए, ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्टेबलाइज कर सकें। क्या निकल के आया? ये निकल के आया कि जिस अर्जेंसी की वर्तमान में नीड है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, वो हम मीट कर नहीं पा रहे हैं। फर्दर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बने हैं, जैसे कि एनर्जी अफोर्डेबिलिटी। जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन काफ़ी महंगा है और वो सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी मुद्दे हैं। एनर्जी अनअफोर्डेबिलिटी एक थ्रेटनिंग कॉज है जिसकी वजह से हम आसानी से इस ट्रांजिशन को अटेन नहीं कर पा रहे हैं। फर्दर एनर्जी डाइवर्सिटी की भी कमी है, मतलब जो वेरियस रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनका सही तरीके से अभी भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, 1971 में फाउंड किया गया, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बेस्ड है। स्विस अथॉरिटीज इसे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के तौर पे देखते हैं, जहां पे ये दुनिया भर में कई सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने को लेकर काम करते हैं और इंगेज करते हैं बिजनेस, पॉलिटिकल एंटिटीज, एकेडमिक और बाकी लीडर्स को, ताकि ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास को शेप किया जा सके।
इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे लाओस स्क्वैब। इनकी कई सारी रिपोर्ट्स हैं WEF की, 2000 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। आई विल से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? जवाब बहुत ही आसान था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ए वॉज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट्स वगैरह पे कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, कौन रिलीज करता है? सही जवाब है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM। इन्होंने भी हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार किया गया। जो रिपोर्ट है वो पूरा एनालिसिस करता है कि किस प्रकार से भारत में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो बढ़ रही है। असमानता को कई सारे स्तरों पे देखा जाता है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लेबर मार्केट एटसेट्रा। इसके अलावा देखिए 4 फोकस एरियाज भी होते हैं, या फोकस एरियाज की बात कर रहे हैं तो 4 नहीं 5 की एरियाज होते हैं जहां पर फोकस किया जाता है। पहला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा लेबर मार्केट डायनेमिक्स, तीसरा हेल्थ, चौथा एजुकेशन और पांचवा हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा कहाँ से मिलता है इनको ये पूरा एनालिसिस करने के लिए? डेटा इस्तेमाल किया जाता है PLFS का, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS का, और यूडाइस प्लस यानी कि यूडाइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इनका डेटा भी इस इनइक्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल आई रास्ते प्रोजेक्ट के बारे में है। यहाँ पे आई का मतलब है इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट, बाकी रास्ते का मतलब ये आप समझ जाएंगे। आई रास्ते जो प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसे भी हाल ही में नागपुर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाए, पहले से ही कॉशन नोटिस दे दिया जाए, ऐसी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा होता है, और कोशिश की जाए कि ऐसे एरियाज में जब भी कोई व्हीकल्स जा रही हैं वो पहले से ही अलर्ट हो जाए। ये एक यूनिक AI अप्रोच होगा जो प्रिडिक्टिव पावर रखेगा। वो रोड पर किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएगा और कोलिजन अलर्ट सिस्टम भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा ताकि ड्राइवर्स को अवेयर कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार के कोलिजन की संभावना है। इसके माध्यम से हम रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें कई सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आई हब फाउंडेशन, IIT हैदराबाद, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, जिसे सपोर्ट मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। ये सपोर्ट किसके तहत मिल रहा है? ये सपोर्ट मिल रहा है नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के माध्यम से। इसके अलावा अप्लाइड AI रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है, ये भी मदद दे रहे हैं। प्रोजेक्ट करेगा क्या? प्रोजेक्ट एक्सीडेंट कॉजिंग सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करेगा। ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और ये ड्राइवर को एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के माध्यम से बता देगा कि देखिए ऐसी स्थितियों में अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आप अवेयर हो जाइए। जैसे कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी को एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड अप कर रहा है या गाड़ी को बहुत ज़्यादा वेवी फॉर्म में चला रहा है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ऐसी स्थितियों में अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वह अलर्ट कर देगा कि आप ऐसा मत करिए, ऐसी स्थितियों में एक्सीडेंट्स की संभावना रहती है। फर्दर वो ग्रे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा। जो भी डेटा अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे वो एनालाइज करेगा कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उन एरियाज में जाने से पहले ड्राइवर्स को अलर्ट मिल जाएगा कि रोड नेटवर्क का ये जो एरिया है यहाँ अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेगा। कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा रोड को, उनके डिज़ाइन को, उनकी इंजीनियरिंग फिक्सेस को, कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट ना हो जहां पर एक्सीडेंट्स होते हों। तो रोड इंफ्रा अच्छा रहे उसके लिए भी गाइडलाइंस आई रास्ते देता रहेगा। कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करता रहेगा जो डिज़ाइन या इंजीनियरिंग है। ये वो बात तो हो चुकी है, इसे हमने अभी कवर ही कर लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल MSE CDP की नई गाइडलाइंस के बारे में है। MSE का यहाँ पे मतलब है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, और CDP का मतलब है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर का मतलब होता है किसी चीज को आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो, सो दैट विल बी अ क्लस्टर। गवर्नमेंट ने अभी MSME CDP यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 15th फाइनेंस कमीशन की साइकिल में यानी कि 2021-22 से 25-26 के बीच में इंप्लीमेंट की जाएंगी। बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। गवर्नमेंट ने क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच ऑप्ट किया
ताकि हम MSEs को बढ़ावा दे सकें, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। नोडल मिनिस्ट्री रही मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि MSMEs को ग्रो किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, सपोर्ट दिया जाए ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से खुद को अपग्रेड कर सके। कुछ इंफ्रा फैसिलिटीज उनको दी जाए ताकि वो उसका इस्तेमाल करके आसानी से ग्रो कर पाएं, और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए जा सकें। कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो कोई एक एंटरप्राइज बनाए तो बहुत महंगा होगा, कुछ कॉमन फैसिलिटीज बना दी जाती हैं जो सभी MSEs इस्तेमाल कर पाते हैं। टेस्टिंग, ट्रेनिंग सेंटर, रॉ मटेरियल डिपोट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, इन्हें वो एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो उनके लिए ये सस्ता हो जाता है। नई गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओर से 60 से 70% का ही मैक्सिमम ग्रांट देगी। फर्दर जो इंफ्रा डेवलपमेंट किया जाएगा न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट के फॉर्म में या फिर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, उसमें भी सरकार मैक्सिमम 70% से 60% यानी कि 60% का ग्रांट ही देगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज SDF मीनिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब आप जानते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ना थोड़े टाइम के बाद बाई मंथली अपने रिव्यूज़ करती है, या फिर एटलीस्ट साल में उसको 4 बार मिलना होता है। तो जो अप्रैल के मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी तो उसने एक नए पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया, एंड व्हाट इज़ दैट इज़ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या फिर SDF। अब ये जो SDF होगा ना, ये LAF का कॉरिडोर के फ्लोर की तरह एक्ट करेगा। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फ्लोर की तरह एक्ट करेगा, पर पहले समझ लेते हैं कि SDF आखिर है क्या। देखो, होता क्या है कि RBI जो होता है उसको लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है, यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको एक तरह से ना सिस्टम से बाहर सक करने के लिए, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस लिक्विडिटी हो चुकी है उसको मैनेज करने का एक टूल होता है SDF। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो रिवर्स रेपो रेट भी तो यही करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, रिवर्स रेपो रेट भी यही सेम चीज़ करता है, पर रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलैटरल रखना पड़ता है, राइट। पर जब बात करते हैं हम SDF की तो वहाँ पर कोई भी कोलैटरल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट के अंदर हम एक्सेस की जो लिक्विडिटी होती है उसको पार कर दिया जाता है एक तरह से RBI के अंदर, पर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चाहिए होती हैं एज अ कोलैटरल, बट SDF के अंदर लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है, यानी कि एक्सेस लिक्विडिटी को एक तरह से अब्जॉर्ब किया जाता है, पर यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं होती, राइट। बात करें कि पहली बार इसको रिकमेंड किया गया था 2014 के अंदर उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा, और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई थी उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर की एक नया टूल बनाने की बात करी गई थी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। अब आप जानते हो कि RBI के अंदर जब डिफरेंट चीज़ों को चेंज करना होता है तो एक्ट में अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो RBI एक्ट 1934 को अमेंड किया गया था, और इस वजह से RBI मतलब एक तरह से ना एम्पावर हो चुका है कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो एक तरह से लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन का टूल बन पाए विदाउट एनी कोलैटरल। और आप सभी जानते हो कि देखो, पहले जो हमारा जब इसको इंट्रोड्यूस किया ना SDF को अप्रैल के मंथ में, तब इसकी वैल्यू आई थिंक 3.9% थी। पर कहीं ना कहीं आप सभी जान रहे हो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो उसी के साथ साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की वैल्यू भी अब इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई है, 4.65। हो सकता है फ्यूचर में फर्दर इंक्रीज़ हो, तो कहीं ना कहीं आप जो भी करंट अपडेटेड डेटा होगा उसके साथ अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा, राइट। उसके साथ ही देखो, एक चीज़ और ध्यान में रखने की क्या ज़रूरत है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं SDF के अंदर वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर CRR। आई होप आप सभी को CRR मतलब पता होगा, यानी कि वो मतलब ना लगभग जो पैसा एक तरह से अलग से रखना होता है RBI के पास, दैट इज़ नोन एज CRR। उसके साथ ही आप SLR के बारे में भी जानते होंगे। तो जो SDF होता है ना, वो एक तरह का एलिजिबल एसेट्स है, यानी कि SDR को आप यूज़ कर सकते हैं SLR के अंदर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है, पर SDF को आप CRR पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, राइट। और इसके देखो, बात करें अगर कुछ क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि एक तरह से ये जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसको अब्जॉर्ब करेगा। उसके साथ ही साथ जब हम इन्फ्लेशन को एक तरह से कंट्रोल करना होता है, ठीक है, एक्सेस मनी अगर आ चुकी है हमारे पास उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसी तरह से स्टेबलाइजेशन की पावर हो गया, राइट। ये तो सारे कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं ना, वो लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन के थ्रू ही आप उसको ना कहीं साथ में रिलेट कर सकते हो। तो वहीं से बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे उसी के साथ ही डिराइव हुए हैं।
उसके साथ ही एक चीज़ और नोटिस करने वाली ज़रूरत है कि जो SDF होगा वो सभी दिन ऑफ द वीक अवेलेबल है, यानी कि चाहे हो सकता है पब्लिक हॉलीडे हो, संडे हो, हर दिन आप मतलब आप नहीं, जो बैंक से इस फैसिलिटी को बेसिकली अवेल कर सकते हो थ्रू ई कुबेर पोर्टल। ई कुबेर पोर्टल क्या है? ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, CBS बोलते हैं ना, तो RBI का जो CBS है दैट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। इसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन UPSC ने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछ भी रखा है। तो कहीं ना कहीं देखो, जो मैं बात कर रहा था LAF के कॉरिडोर की, तो LAF कॉरिडोर अब 50 बेसिस पॉइंट का हो चुका है। 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%। एक्चुअल में देखो होता क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। पहले एक हो गया रेपो, एक होता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक चीज़ जो पहले हुआ करती थी वो होती थी रिवर्स रेपो रेट। ये पहले की बात बता रहा हूँ। अब होता क्या था, मान लो रेपो रेट अगर 4% है, ठीक है, तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, जो एक तरह का ना ओवरनाइट बोरोइंग होती है, इसकी वैल्यू क्या थी 4.25 अप्रॉक्सीमेटली, और इसकी रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू थी 3.35%। तो इस पर्टिकुलर पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं? LAF कॉरिडोर। तो यहाँ पे LAF कॉरिडोर पता कितना है? ये देखो, LAF कॉरिडोर यहाँ से है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, MSF और रिवर्स रेपो रेट का डिफरेंस। एक्चुअल में रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? फ्लोर, और MSF क्या हो गया? सीलिंग। ठीक है ना, कि सबसे नीचे वाली चीज़ क्या है उसको फ्लोर बोल दिया, ठीक है ना, मतलब जो फ्लोर होता है, ठीक है, और सीलिंग एक तरह की छत, जो 4.25% MSF को बोला गया। तो पहले इनका गैप क्या था? इनका गैप देखो 4.25 माइनस 3.35, यानी कि 0.90% या 90 बेसिस पॉइंट पहले हमारा LAF कॉरिडोर हुआ करता था। पर अब क्या किया जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, कह लो, अब रिवर्स रेपो रेट को हटा दिया। रिवर्स रेपो रेट की जगह क्या आ गया? उसकी जगह आ गया SDF, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसकी वैल्यू क्या रखी गई है? इसकी वैल्यू रखी गई है रेपो से 25 बेसिस पॉइंट कम, यानी कि अगर रेपो रेट 4 है ना, तो ये 3.75% है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमारा कॉरिडोर क्या बन गया? MSF माइनस SDF करो, ये पहले जो 0.9% था, अब ये 0.50% बन गया, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट। और अगर मैं बात करूँ अपडेटेड वैल्यूज़ की, तो अब रेपो रेट कितना हो चुका है? आज रेपो रेट हो चुका है 4.9%, SDF कितना है? 4.65%, और जो हमारा MSF होता है दैट इज़ 5.25%। तो कहीं ना कहीं LAF कॉरिडोर की बात करो तो 5.25% माइनस 4.65% दैट इज़ 50 बेसिस पॉइंट इसका हो चुका है LAF कॉरिडोर की विड्थ। तो यहाँ इसका 50 बेसिस पॉइंट का मतलब ये है। ये पेंडेमिक के पहले ऐसा ही होता था, तब MSF माइनस रिवर्स रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट ही होता था। बट क्योंकि कोविड-19 के टाइम थोड़े RBI डिफरेंट मेजर्स ले रहा था, तो वो ये जो LAF कॉरिडोर था वो 90 बेसिस पॉइंट हो गया था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि LAF कॉरिडोर क्या होता है। अब एक तरह का ये सिमेट्रिक हो चुका है, देख रहे हो, 25 इस साइड पे कम, 25 इस साइड पे ज़्यादा, तो हो गया ना सिमेट्री। तो इस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। और दोनों एंड पे क्या है? एक साइड पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिससे हम लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिससे लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। इसके साथ ही देखो और भी चीज़ें, जैसे ना OMO CRR, ये RBI के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। आई होप आपको SDF पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज RCF। RCF का क्या मीनिंग है? रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। तो RCF बोल लो, एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस बोल रहा हो। तो यहाँ पे देखो आप ना कहीं रियलाइज करो, तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या थीम के बारे में डिस्कशन हुआ? रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। आप समझ गए होंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करी जा रही है। देखो कोविड-19 आया, तो कोविड-19 ने हमारी इकोनॉमी हो, हमारे जो डिफरेंट बिजनेसेस हो, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो कहीं ना कहीं अब किस चीज़ की बारी है? अब हमारी रिकवरी की बारी है। अब हम वापस से रिवाइवल के पाथ पे जाएंगे, अब दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करी गई हैं। एंड डेफिनेटली अगर ना आप मेंस के अंदर भी यहाँ पर से डेटा अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो रिकवरी होगी या जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5 से 8.5% के बीच में होने जा रही है। एंड साथ ही साथ कोविड-19 इतना एक मेजर इम्पैक्ट डाल के गया, कहीं ना कहीं जो भी हमने ना काफ़ी सारे, आप चाहे आप बच्चों की एजुकेशन देख लो, हेल्थ सेक्टर में देख लो, वुमेन को देख लो कि उनको काफ़ी मतलब ना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से और भी जो डिफरेंट इकोनॉमिक लॉसेस हुए, हमारे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन पे इम्पैक्ट आया। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए लगभग हमें 12 साल लगेंगे।
तो इस तरह से ना जो बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं इनका इतना मेजर इम्पैक्ट होता है हमारी पूरी इकोनॉमी और हमारी पूरी सोसाइटी के ऊपर। उसके साथ ही साथ देखो, आप जानते हो CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, राइट। हमने कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से बैंक्स को अपने पास कुछ कैपिटल होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, मतलब किस प्रकार के जिनको उन्होंने लेंड किया हुआ है उसके रिस्क एसोसिएटेड के हिसाब से। तो आप जानते हो कि बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाता है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जो कैपिटल इन्फ्यूज़ हुआ वो एक तरह से उस वजह से क्या हुआ, CRAR जो रेशो थी वो इम्प्रूव हो चुकी है टू 14.3%। ठीक है, पहले वो 11.8% थी 2016 में, अब वो 2021 में 14.3% हो चुकी है। और आप जानते ही हो कि बेसल के द्वारा ये कितना रिकमेंडेड है, बेसल ने रिकमेंड किया है 8% से ज़्यादा होना चाहिए ये, और हमारे RBI ने इसको फर्दर स्ट्रिक्टर मेजर्स अपनाए हैं एंड इसको बोला हुआ है कि हमें जो CRAR है उसको 9% से अधिक मेंटेन करना है हमारे बैंक्स को। उसके साथ ही और क्या डेटा दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कि जो ARCs के द्वारा, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा अमाउंट जो रिकवर हुआ है वो डिप हुआ है। तो कहीं ना कहीं है क्या, ARCs को काम करना थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले डिप हुआ था, फिर थोड़ा सा रिवाइवल भी इसको देखने को मिला, तो कहीं ना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, आप कह सकते हो ARCs का काम। तो कहीं ना कहीं ARCs को अगर हम बेहतर ढंग से काम करें तो हमारा जो पूरा रिकवरीज का प्रोसेस है ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एंड जो भी बैंक्स ने NPS के कॉरस्पॉन्डिंग ना प्रोविजनिंग हो गया, इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही देखो, आप जानते हो रशिया यूक्रेन क्राइसिस काफ़ी एक मेजर इवेंट हो चुका है। इवन US के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा हमें वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 40 ईयर्स देखने को मिला है, उसके पीछे तो US में तो इम्पैक्ट किया ही किया है, इंडिया को भी उसने इम्पैक्ट किया है कुछ हद तक। साथ ही साथ डी ग्लोबलाइजेशन, देखो एक तो वर्ड होता है ग्लोबलाइजेशन, एक उसका उल्टा डी ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंट जो एक तरह से ना प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इकोनॉमी को हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। उसके साथ ही एक चीज़ आ जाती है मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम। अब ये मैं आपको अगली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करूंगा कि आखिर मॉरल हैजार्ड का प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है कि इस मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम को रोकना है। हम डिस्कस करेंगे, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। उसके साथ ही आप जानते हो IBC, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का था, उसने काफ़ी तारीफ करी थी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने काफ़ी एक अच्छा काम किया है एज़ कम्पेयर टू, चाहे वो सारफेसी एक्ट कह लो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कह लो, या फिर जो लोक अदालत कह लो, उनसे काफ़ी बेहतर काम किया था। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि IBC को हम अगर प्रोसेस को फर्दर और स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग, मतलब कि NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अगर हम बेंचेस को इंक्रीज करें, तो कहीं ना कहीं जो हमने सोचा हुआ है ना कि टाइमली हम इस चीज़ को रिकवरी में हेल्प करेंगे या फिर इंसॉल्वेंसी का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बेटर तरीके में करेंगे, तो दैट विल हेल्प। ठीक है, उसके साथ ही देखो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, ठीक है, कि किस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मेंटेन किया जा पाए। इसके अलावा आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन्ड है, राइट। उसके साथ ही देखो जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको किस तरह से हम डिजिटल फ्रॉड्स के थ्रू बचा सकते हैं, डिजिटल ब्रीचेस के बचा सकते हैं, या फिर डिजिटल ओलिगोपॉलीज के थ्रू। देखो हमने ना मोनोपोली जैसे वर्ड सुना है। मोनोपोली होता है कि एक सेलर होता है, और ओलिगोपॉली के अंदर क्या होता है, देयर आर फ्यू सेलर्स। तो कहीं ना कहीं जब डिजिटल मीडिया के अंदर ना बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, जो मतलब कि फ्यू सेलर्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको इम्पैक्ट हो सकता है इससे। तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को किस तरह से बचाया जाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स भी इस रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस के अंदर डिस्कस किए गए हैं, राइट। देखो CAR की बात थी, ये मैंने ऑल्दो आपको बता ही दिया कि किस तरह से ना बैंक्स के अलग अलग जो रिस्क वेटेड किसको मतलब उन्होंने लैंड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर फार्मर को लैंड किया हुआ है तो हो सकता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क अलग से एसोसिएटेड हो कि क्या फार्मर पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड हो सकता है कि अगर एक IAS ऑफिसर को लैंड किया हो तो शायद बैंक्स को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बंदा पैसे हमारे वापस डेफिनेटली कर देगा। तो उस बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे ना उनके एक रेशो निकाली जाती है एंड चेक किया जाता है कि क्या बैंक्स के पास जो Tier 1 कैपिटल एंड Tier 2 कैपिटल जो है क्या वो इनफ है। ठीक है, मैंने बताया अभी बेसल ने 8% रिकमेंड किया है, RBI ने फर्दर स्ट्रिंजेंट नॉर्म करते हुए इसको 9% किया हुआ है। तो ये चीज़ CAR के अंदर आ जाती है। उसी तरह से बात होती है मॉरल हजार्ड प्रॉब्लम की। मैंने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया ना कि इस रिपोर्ट के अंदर, RCF रिपोर्ट के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि हमें मॉरल हजार्ड प्रॉब्लम को रोकना है। तो मॉरल हजार्ड देखो प्रॉब्लम क्या है। आप एक चीज़ सोचो, जैसे ना
मान लीजिए आपने ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस को ले रखा है तो हो सकता है ना कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखो। क्यों? मतलब आप सोचोगे कि कोई बात नहीं यार, अगर मैं बीमार भी हो गया ना तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, ये लोग ना मेरे मतलब हॉस्पिटल का बिल या बाकी जो भी बिल है वो सारे के सारे कवर कर लेंगे, तो मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं भी रखूंगा तो चल जाएगा, राइट। पर ऑन द अदर हैंड मान लो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली होती, तब आप क्या करते? आप हो सकता है सुबह डेली आप ना जॉगिंग जाते, आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते, राइट। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, जैसे ही आपने इंश्योरेंस ले ली ना, आप अपना ध्यान रखना बंद कर रहे हो, है ना। तो गलत चीज़ है ना, मतलब भले ही आप इंश्योरेंस ले लिया आपने, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट कहीं ना कहीं आपने उस वजह से किया क्या, आपके मन में आया कि यार कोई बात नहीं, अगर मैं बीमार भी हो जाऊंगा तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले मेरा ध्यान रख लेंगे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है फाइनेंस के अंदर, क्या इशू आ रहा है? देखो बैंक्स को पता होता है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है एक तरह से, तो बैंक्स को पता होता है कि अगर हम कोई ख़राब काम भी कर रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, हमें गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट हमें आके बचा लेगी। तो इस वजह से पता है बैंक क्या करते हैं, बैंक को मतलब एक तरह से बैंक ये कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से कुछ गलत जगह पे लोन देने लग जाएं। समझ रहे हो कि बैंक्स रेकलेस लेंडिंग करने लग जाएं, ध्यान से ये ना देखें कि किस बंदे को लोन देना चाहिए, किस बंदे को नहीं देना चाहिए। हो सकता है विजय माल्या जैसे लोगों को लोन देती जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने लोन गलत दे भी दिया तो क्या होगा, गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट पैसा यहाँ पे डाल देगी हमारे अंदर बैंक के अंदर, और हम वापस से ठीक हो जाएंगे। येस बैंक के अंदर भी तो देखो यही हुआ। येस बैंक के जो ओनर्स थे, मतलब जो भी कह लो, तो उन्होंने किसी को भी लोन देते गए, बाद में जब येस बैंक का बुरा हाल हुआ, गवर्नमेंट ने पैसे डाल दिए येस बैंक के अंदर, येस बैंक डूबा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ मॉरल हजार्ड की प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं जब हमें पता होता है ना कि हमारे पीछे मतलब हमें कोई बेल आउट करने वाला है, तो उस वजह से हम अननेसेसरी रिस्क लेने लग जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाला पॉइंट भी और मॉरल हैजार्ड वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दैट इज WMA। WMA का मीनिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना दरअसल में WMA की जो लिमिट है उसको कम कर दिया है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब ना कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 जब आया तो जो डिफरेंट हमारी स्टेट्स होगी, जो डिफरेंट हमारी यूनियन टेरिटरीज होगी, उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, राइट। तो उस टाइम पे RBI ने इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया था। पर क्योंकि अब हम एक तरह से वापस ना रिकवरी में आ रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो उतना पैसा जो एक्सेस वाला दे दिया था उतनों की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से RBI ने अब दोबारा से लिमिट को कम कर दिया है। ठीक है, तो पहले देखो 51,000 का ये अप्रॉक्सीमेट था, तो अब 47 का। तो कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला चीज़ कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसके द्वारा मतलब करी जाती है कि लिमिट को कम कर दिया, वो एक तरह से RBI के हाथ में होता है। और ध्यान में ये भी रखना है कि वेज एंड मीड एडवांसेस हमारे यूटीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखो ये जो WMA है ना, वेज एंड मीड एडवांसेस, ये 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पहले ये चीज़ नहीं होती थी। उसके पहले क्या था, मतलब जितना मतलब एक तरह से ना टी बिल्स, एड हॉक ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी एक ना ख़राब प्रैक्टिस मानी जाती थी कि हम अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ये मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ऐसा समझ लो 1997 से पहले। फिर बाद में WMA का कॉन्सेप्ट आता है 1997 में, और यहाँ पे जो भी टेम्परेरी मिसमैचेस होते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा देना है, उसमें अगर कुछ हद तक टेम्परेरी मिसमैच आता है, तो वहाँ पे जो टेम्परेरी मिसमैचेस को मैनेज करने के लिए जो पैसा यूज़ किया जाता है या एडवांस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज WMA, वेज एंड मीड एडवांसेस। किसके द्वारा दिया जाता है? RBI के द्वारा। किसको दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज को भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे UPSC आपसे ओनली डाल देगा वर्ड कि सिर्फ सेंटर को दिया जाता है। द आंसर इज नो, सेंटर को भी दिया जाता है, स्टेट को भी और यूटीज़ को भी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम के अंदर पैसा तो दे दिया, कितने टाइम के अंदर वापस आपको रीपे करना है? दैट इज 3 मंथ्स। पैसा कितने महीने के लिए भी समझ आ गया। किस रेट पे देना है? वो है रेपो रेट। तो जो भी रेपो रेट चल रहा होगा, ठीक है ना, आप जानते हो रेपो रेट क्या होता है। RBI शॉर्ट टर्म बेसिस पे बैंक्स को पैसा लेंड करता है। करंटली रेपो रेट क्या है? 4.9%। तो ये पर्टिकुलर जो रेपो रेट चल रहा होगा वो पैसा चार्ज किया जाएगा, वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, राइट। तो हमने टाइम भी समझ लिया, 3 महीने, इंटरेस्ट भी समझ लिया, रेपो रेट किसको दिया जाता है ये भी समझ लिया, कौन देता है ये भी समझ लिया, कब इंट्रोड्यूस किया था ये भी समझ लिया। तो कहीं ना कहीं ये 4-5 जो पॉइंट्स है ना, यही प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे।
ठीक है ना। अगर ये 4-5 पॉइंट्स क्लियर है, ट्रस्ट में आपके प्लेन्स में क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। उसके साथ ही WMA एक चीज़ और ध्यान में रख दो कि जो FRBM एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि हमारा 2003 में आया था, फिर फर्दर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी, तो WMA इस चीज़ का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि ये विद इन द ईयर ही पे हो जाता है। एक चीज़ ऐसा होमवर्क ले लो, ठीक है, आप FRBM एक्ट को अच्छे से एक बार ना रिवाइज करोगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। 2020 में भी यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिला था FRBM से, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी डेफिनेटली इससे पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप डेफिनेटली कवर करोगे। 2 प्रकार के हमने WMA देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पेशल WMA एंड नॉर्मल WMA। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बात करते हैं स्पेशल WMA की, या इसको हम स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी बोल देते हैं, यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है वो कोलैटरल के अगेंस्ट दिया जाता है। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, मतलब जो गवर्नमेंट, या चाहे सेंटर कह लो, चाहे स्टेट कह लो, या यूटी कह लो, वो कुछ कोलैटरल देती है, उसके बदले में पैसा मिलता है, दैट इज स्पेशल WMA। ऑन द अदर हैंड, अगर ये पर्टिकुलर जो लिमिट है स्पेशल WMA की, वो एक तरह से खत्म हो जाती है, फिर उसको पैसा मिलता है नॉर्मल WMA के अंदर। समझ आया? स्पेशल WMA के अंदर कोलैटरल दिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, नॉर्मल WMA के अंदर नहीं। तो एक चीज आप रियलाइज कर रहे हो, स्पेशल WMA क्या, क्योंकि यहाँ पे कोलैटरल है, सामने वाले के पास एक तरह की सिक्योरिटी है आपकी, कि अगर आप पैसा नहीं वापस करोगे तो वो उसके पास वो कोलैटरल से पैसे रिकवर कर सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब स्पेशल WMA के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 1% कम होता है रेपो रेट के अंदर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि SDF के अंदर क्या होता है, तब हम ऐसा लिखेंगे कि 1% कम। अदरवाइज इन जनरल पूछे कि WMA में क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, दैट इज रेपो रेट। उसके साथ ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जितना आप कर सकते हो उसके थोड़ा ज़्यादा। जैसे आपने ना, अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ी हो, तो उसके अंदर जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको अराउंड आई थिंक 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, कि आप उतना पैसा अलग से बोरो भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ओवर एंड अबव द लिमिट को कह सकते हो आप, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है जब वो स्पेशल WMA एंड नॉर्मल WMA की जो लिमिट्स होती हैं उनको एक्सीड कर जाते हैं। उसके साथ ही कितना पैसा स्टेट्स बोरो कर सकती हैं, ये हर स्टेट पे अलग अलग वेरी करता है। जैसे हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अलग लिमिट हो, मणिपुर के लिए अलग हो, तमिलनाडु के लिए अलग हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, कुछ फैक्टर जैसे कि कितना स्टेट का खर्चा होता है, उनका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, उनकी फिस्कल पोजीशन कैसी है, इसके बेसिस पे जो लिमिट होती है WMA की उसको डिसाइड किया जाता है। और इस लिमिट को ना एक तरह से आप कह सकते हो गवर्नमेंट और RBI एक तरह से म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, और पीरियोडिकली उसको रिवाइज किया जाता है कि कुछ चेंजेस करने हो। जैसे कोविड-19 के अंदर बढ़ा दिया था एंड अभी रिसेंटली कम किया, तो ये इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से देखो, इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि जो टेम्परेरी मिसमैचेस होते हैं उसको हेल्प करने में, ये ब्रिज करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या हुआ, जो हमारे स्टेट्स हो गए, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मतलब ना कि कहीं से मान लो गलती से मतलब कोई कलेक्शन में पैसा नहीं आया, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, उस केस में ये चीज़ हो सकती है। और WMA फंडिंग क्या हुआ, मार्केट से सस्ते दामों पे मिल रही है, तो एक तरह से ये ऑल्टरनेटिव भी हो गया कि अगर मार्केट से थोड़ा मतलब ना कि अगर मार्केट से पैसा लेने जा रहे हो तो ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, पर WMA रूट से जा रहे हो तो कम देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो ये चीज़ यहाँ पर भी हेल्प कर देती है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर CCCB। अब यहाँ पे क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि RBI ने अभी डिसाइड किया है कि अभी हम इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। इसका मतलब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2015 में इसका फ्रेमवर्क बताया गया था, पर अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्चुअल में आप जानते हो ना कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, या जो BIS होता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उसके अंदर आप जानते हो बेसल 1 आया, बेसल 2 आया, फिर बेसल 3 आया। तो बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर एक तरह से ना इन नॉर्म्स की डिस्कशन की गई कि किस तरह से हमें काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं, देखो ध्यान से समझना। आप जानते हो एक होता है हमारा बिजनेस साइकिल होता है, कि एक तरह से पहले ना इकोनॉमी बढ़ती है फिर कम होने लग जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा तो नहीं होता कि जो हमारा इकोनॉमी का साइकिल होता है वो हमेशा एक तरह से ग्रोथ ही शो करता रहे। कहीं ना कहीं तो उसकी जाके पीक आती है ना ऊपर, बाद में उस पीक के बाद जैसे यहाँ पे देखो ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी हमारी हो रही है एक्सपेंड, इसको एक्सपेंशन फेज बोल सकता हूँ। फिर यहाँ पे ऊपर आ जाती है पीक, ठीक है, फिर फर्दर मतलब एक तरह से कह लो कि कॉन्ट्रैक्शन आने लग गया, ठीक है, फिर हो सकता है नीचे रिसेशन भी आ जाए, फिर नीचे ट्रफ आए,
फिर वापस से ये इकोनॉमी रिकवर होने लग जाए। तो इस तरह से चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा एक इकोनॉमी कंटिन्यूसली कभी इन्फिनाइट टाइम के लिए ग्रो नहीं करती। तो कहीं ना कहीं देखो होता क्या है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, एक तरह का इकोनॉमिक साइकिल। और यहाँ पे वर्ड देखो क्या है, काउंटर साइकिल। काउंटर साइकिल मतलब इकोनॉमिक साइकिल के अगेंस्ट में जाना। अगेंस्ट में जाने का क्या मतलब है, देखो आप एक चीज़ सोचो, जब एक्सपैंड हो रही है ना इकोनॉमी, तो बैंक्स तो सोचेंगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दो। क्यों, इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, इनको पैसा देंगे, ये अच्छी जगह पे लगाएंगे, उसके बाद पैसा भी रिकवर हो जाएगा आसानी से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब इकोनॉमी के हालात ख़राब हैं, कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, रिसेशन आ गया है, तब बैंक्स जनरली लैंड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमी के हालात ख़राब है, कोई बंदा स्पेंड नहीं करेगा, तो हमारा कहीं ना लोन जो हम दे रहे हैं ना, वो शायद वापस नहीं आएगा। तो ऐसी बैंक्स की सोच होती है, पर इस सोच के अगेंस्ट जाना ज़रूरी है। क्यों, देखो जब मार्केट में मतलब रिसेशन आ रखा है, तो बैंक्स को चाहिए क्या, बैंक्स को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंड करें, ताकि एक तरह की डिमांड को बूस्ट अप मिले। ठीक है, गवर्नमेंट तो यही चाहेगी। तो इसी वजह से आरबीआई मतलब या कह लो बेसल के अंदर ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की बात करी गई, कि जब देखो इकोनॉमी अपने एक्सपेंशन वाले फेज में है ना, तब क्या हो, तब एक तरह से आप बफर बना के चलो कि पैसा थोड़ा सा अलग रख लो। ऐसा मत करो कि सारा का सारा पैसा तभी दे दिया, थोड़ा सा एक ना बफर बना लिया, पैसा अलग से रख लिया। इसको बोलते हैं बफर ऑफ कैपिटल इन गुड टाइम्स, जब एक्सपेंशन हो रही है, ताकि जब डिफिकल्ट टाइम्स आए, डिफिकल्ट टाइम्स का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन आ गया, रिसेशन आने लग गया, जब उस तरह से आएगा, तब आप इस बफर में से जो पैसा इकट्ठा हुआ है ना, जो आपने गुड टाइम्स में क्रिएट किया था, उसको आप यूज कर लो, ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन में भी जो क्रेडिट का फ्लो है वो मेंटेन किया जा पाए। तो कहीं ना कहीं ये ना बैंक्स को रोकता है कि वो लेंडिंग हद से ज़्यादा ना करें जब एक्सपेंशन का फेज हो, और जब ज़रूरत पड़ती हो कंट्रैक्शन और रिसेशन की, तब वो एक तरह से फ्लो ऑफ क्रेडिट को मेंटेन कर पाएं। इस चीज़ का मतलब है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ठीक है, बफर का मतलब समझ आ गया, काउंटर साइक्लिकल का मतलब समझ आ गया, कैपिटल मतलब अलग से पैसा रखना। तो इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, इन्हीं में ही सारा मतलब छुपा हुआ है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज LEI या फिर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। देखो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो LEI के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी ना, उनको एक्सटेंड किया गया है। किसके लिए, जो NBFC के लार्ज बोरोज होते हैं एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी के लिए भी। अब ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि LEI एक 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और कहीं ना एक पर्टिकुलर लीगल एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। कि अगर हमने ना किसी पार्ट मतलब ना एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में चेक करना है कि ये पर्टिकुलर जो एंटिटी है वो कौन सी है, उस पर्टिकुलर अगर मतलब एक तरह से जैसे आपका ना जैसे आपका स्टूडेंट आईडी होता है, या स्टूडेंट आईडी कह रहे हो, या आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड है, उसी तरह से अलग अलग हमारी जो कंपनीज होती हैं वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारे पास एक डेटा सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर उस पर्टिकुलर ग्लोबल सिस्टम के थ्रू हम इन कंपनीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल डेटा हो उसके अंदर कोई भी ऐसा ना हो कि इनएक्यूरेसीज आए, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिस्टम में कोई इशू आए। इस वजह से इन सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 20 डिजिट का या 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड को ही हम क्या बोल देते हैं, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो ये LEI आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके ऊपर ना इवन जो RBI के रिगार्डिंग जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी ग्रेड बी वगैरह, उनके ऊपर यहाँ पे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग पूछा गया था, बट हमारे एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट है कि यहाँ पे इसके बेसिस पे थ्रू क्वालिटी एंड एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है यूजिंग लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग जे फॉर्म। ध्यान में क्या रखना है, या न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो पंजाब है ना, जो पंजाब है वो पहली स्टेट बन गई है जहाँ पर इस प्रकार के डिजिटाइज जो फॉर्म जे होते हैं वो प्रोवाइड किए हैं उसने, ठीक है, रियल टाइम में फार्मर्स के फॉर राबी प्रोक्योरमेंट सीजन, ठीक है ना, राबी का आप जानते हो, ठीक है ना, खरीफ राबी और जो जायद होता है इनके बीच में हमने डिफरेंस ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। देखो बात करें अगर जे फॉर्म की, कि जे फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। देखो हमारे जो किसान भाई होते हैं, तो उन्होंने मान लो कोई चीज़ एग्रीकल्चर जो भी उनका प्रोड्यूस था वो मंडी में एक तरह से सेल करते हैं, तो मंडी में सेल करने का उसको एक तरह का उनका ना प्रूफ दे दिया गया कि अच्छा इसने इस पर्टिकुलर किसान ने 50,000 रुपये का जो सामान था वो मंडी में भेजा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक तरह की रिसिप्ट आ गई ना, इस तरह का मतलब एक तरह की रिसिप्ट मिल गई उनको कि 50,000 रुपये का सामान इस पर्टिकुलर फार्मर ने यहाँ पे मंडी में भेजा। तो एक तरह की सेल रिसिप्ट को ही हम जे फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके क्या होगा, ये एक तरह का इनकम प्रूफ हो गया कि इस पर्टिकुलर फार्मर की इतनी इनकम है।
अब जब ये इस प्रकार की इनकम इनके पास शो होने लग जाएगी कि ये पर्टिकुलर किसान ने इतना पैसा कमाया, तो उस पैसे से हम क्या दिखा सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो फॉर्म के बेसिस पे क्या देखा जा सकता है, ये एक तरह से देखा जा सकता है कि कल को अगर किसान को कुछ पैसा लेना हो, ठीक है ना, क्रेडिट लेना हो कहीं ना कहीं बैंक से, तो बैंक को वो दिखा सकता है कि पिछले साल मैंने इतना पैसा यहाँ से कमाया था, तो अगर आप मुझे इस बार फाइनेंस दे दोगे तो कहीं ना कहीं मैं दोबारा से मतलब इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस में हेल्प कर सकता है, IT वेवर्स में, सब्सिडी क्लेम्स में हेल्प कर सकता है। तो एक तरह से ना हर चीज़ को जैसे हम डिजिटाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फार्मर की इनकम है उनको भी डिजिटाइज करने की बात करी जा रही है, राइट। और साथ ही साथ देखो जे फॉर्म तो अभी हुआ है, इसके पहले क्या होता था, जो RTAs होते हैं ना, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम भी होते हैं इनके, जो एक तरह के बीच में कमीशन एजेंट्स होते हैं, तो उनके द्वारा पहले इशू किए जाते थे, राइट। उसके साथ ही लैंड का रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ठीक है ना, कि कितना कल्टीवेशन के अंदर है हमें पता लग जाएगा इसके थ्रू भी। और साथ ही साथ आप जानते हो डिजिटल लॉकर गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर हम अपने ना डिफरेंट सर्टिफिकेट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, तो डिजिटल लॉकर के अंदर भी इसको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंडियाज 9th हाइड्रोकार्बन बेसिन। अब यहाँ पे ना देखो आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है बस देनी थी, एक्चुअल में न्यूज़ से ज़्यादा रेलेवेंट है, बाकी आप चीज़ें मोस्टली आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमी में पढ़ रखी हैं। तो जो ऑयल नेचुरल गैस कमीशन है उसके द्वारा देखो कमर्शियलाइज किया जा रहा है विंध्यन बेसिन। अब आपने क्या करना है, आपने एक बार अपने मैप पे जाके विंध्यन बेसिन को पॉइंट कर लेना है, ठीक है। प्रोटोरेजोइक है, ठीक है ना, आप जानते हो इस चीज़ को। साथ ही साथ देखो ये अगर मैं बात करूँ इसकी थोड़ी लोकेशन आप जानते हो, सोन नर्मदा जो जियो फ्रैक्चर है साउथ में वो आ जाता है, ठीक है ना, और भी बाकी जो प्लेसेस हैं वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। उसके साथ ही देखो ये 9th प्रोड्यूसिंग बेसिन हो जाएगा इंडिया का, एंड जो 8th होगा बाय ONGC। तो आप देख रहे हो कि ONGC कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ ही साथ इसके पहले देखो जो 8th वाला था, ये तो 9th वाला तो हमने अभी पढ़ा ना कि 9th वाला कहाँ पे आ रहा है, विंध्यन बेसिन पे। तो जो 8th था इसके पहले वो क्या था, बंगाल बेसिन, वो 2020 में उसको किया गया था। उसके साथ ही आप जानते हो हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पे अकर करते हैं, ये जनरली अगर करते हैं सेडिमेंट्री बेसिन्स पे, राइट। और जो बाकी के जो एरियाज हो गए जैसे इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, वहाँ पर ये एब्सेंट रहते हैं। आई होप आपको ना ज्योग्राफी के अंदर आपने सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंसेस आपको पता होंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पाई जाती है और क्या इनके फर्दर प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। लो एरियाज ऑफ क्रस्ट में डिस्कस किए जाते हैं, ये तो काफ़ी हद तक हमारा स्टैटिक का ही पार्ट है। उसके साथ ही ये इन्हें फॉर्म करने में, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करने में ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों में बन गए, इनको फॉर्म करने के लिए hundreds of millions of years लग जाते हैं। किस तरह से, जब एरोडेड मटेरियल का एक जगह पे डिपोजिशन होता है, ठीक है ना, साथ ही साथ जो केमिकल और ऑर्गेनिक डेब्रिस होती है वाटर एनवायरनमेंट के साथ, एक तरह से जब इन सभी चीज़ों का प्रेसिपिटेशन हो जाता है तब इन चीज़ों को हाइड्रोकार्बन्स की हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कुछ डेटा पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेटली 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर कवर किया गया है। 49% हमारा लैंड पे आ जाता है, 12% शैलो वाटर्स में और 39% डीप वाटर एरिया में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो है वो लैंड पर ही है, राइट। मोस्टली स्टैटिक पोर्शन है। आई होप आपने ना इससे भी होमवर्क आप देख सकते हो कि जो मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री बेसिन, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो डिफरेंसेस थे, आप एक बार दोबारा जाके इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।